हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। लास्ट वीडियो हम लोगों ने राउंड रॉबिन एल्गोरिथम को देख लिया था और आज हम लोग को मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग को स्टार्ट करना था, राइट। एक बार राउंड रॉबिन को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद क्या मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग पे आते हैं। राउंड रॉबिन में क्या होता है, ये एक प्रिमिटिव एल्गोरिथम है, इसमें 100% प्रिम्पशन होता ही होता है। हर बार प्रिम्पशन नहीं होगा तो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम ही नहीं होगी। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम का दूसरा मतलब भी होता है प्रिम्पशन। तो अगर इसमें शेड्यूलिंग क्राइटेरिया देखा जाए तो अराइवल टाइम, क्वांटम टाइम, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, राइट। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया की अराइवल टाइम के हिसाब से होता है और क्वांटम टाइम के हिसाब से होता है। और क्वांटम टाइम क्या होता है, मैक्सिमम टाइम दैट सीपीयू कैन गिव अ सिंगल प्रोसेस एट अ टाइम, इट्स कॉल्ड क्वांटम टाइम। ठीक है, मतलब ये है जैसे यहाँ पे प्रोसेस P1 थी और वो उसके लिए क्वांटम टाइम 2 है। सो P1 3 यूनिट चल सकती है, बट अगर जैसे P1 आई है और जैसे 2 यूनिट टाइम अगर P1 चल चुकी है तो P1 को पूरे क्या बोल सकते हैं सीपीयू से बाहर निकलना होगा। अब P1 क्या क्या है, दूसरा सीपीयू लेगा। तो अब ये जो क्या बोलते हैं ऑर्डर है, इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेडी क्यू बनाते हैं। सो रेडी क्यू यहाँ पे बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, P1 P2 P3 ऐसे क्यू में एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब ये क्यू में एलिमेंट्स कैसे होते हैं, जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स आते हैं उस ऑर्डर में जैसे पहले P1 था फिर P2 था, जैसे अराइवल टाइम तो सेम है। अब अराइवल टाइम सेम है तो प्रोसेस आईडी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, रेडी क्यू में सारे प्रोसेस को लाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, प्रोसेस रेडी क्यू में जाएगा, फिर रेडी क्यू से क्या होगा, प्रोसेस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, यानी सीपीयू में जाएगा। तो यानी गैंट चार्ट में जो प्रोसेस बन आएगी वो रेडी क्यू से आएगी। इसमें क्या है, जैसे पहले P1 को रखेंगे, फिर P2 को रखेंगे, P3 को, फिर P4 को। तो अब रख लिए। अब क्या होगा, चारों को राउंड रॉबिन फॉर्मेट में एग्जीक्यूट कराएंगे। सबसे पहले P1 आएगा, फिर P1 यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के बाद फिर P2 आएगा। जब P2 यहाँ पे आएगा P1 क्या होगा, यहाँ से वापस यहाँ से राउंड रॉबिन होके नहीं वापस एंड में लाइन लग जाएगा। फिर P2 एग्जीक्यूट होगा। फिर जब P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, P2 क्या करे, खुद से उठ के सीधा यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसका P3 एग्जीक्यूट होने के बाद जब P3 दोबारा से लाइन में लग जाएगा। फिर उसके बाद का P4 आएगा और P4 भी दोबारा लाइन में लग जाएगा। इसी तरह जब तक सारी प्रोसेस रन नहीं हो जाती तब तक कॉन्टेक्स्ट स्विच होता रहेगा और सीपीयू क्या बोलते हैं एक प्रोसेस एट अ टाइम एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये था। फिर ये क्या था, आई नीड टू राइट समथिंग, नहीं यहाँ पर मैं कुछ नहीं राइट करना। हाँ, तो ये चीज़ था। और यहाँ पर रेडी क्यू की डिफिनेशन लिख दिया। इसमें ये होता है, रेडी क्यू में क्या होता है, जो हम लोग पढ़े हैं वही वही सब होता है कि रेडी क्यू में वो सब प्रोसेस होते हैं जिनका जो कि एकदम रेडी है, उनको प्रोसेस मिल जाए वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, और इसको क्या, इफ टू प्रोसेस अराइव टुगेदर, राइट। अगर दो प्रोसेस अराइव हो रही है तब क्या होगा, तब किसको हम लोग क्या प्रायोरिटी देंगे, यानी किसको पहले रेडी क्यू में रखेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस आईडी के, जैसे एफसीएफएस में होता है सेम वे में होता है। इफ अ प्रोसेस अराइव एट द सेम टाइम व्हेन द रनिंग प्रोसेस प्रिम्प्ट, यानी कि एक प्रोसेस है वो जस्ट प्रिम्प्ट हुई है और अभी क्या हुआ, नए प्रोसेस आ गए, तो हम लोग क्या करते हैं, नए प्रोसेस को पहले क्यू में डालेंगे और उसके बाद क्या है, जो प्रोसेस अभी रन हुई है उसको क्यू में डालेंगे। ठीक है, ये था। उसके हम मल्टीपल क्वेश्चंस किए थे। और ठीक है, यहाँ पे जैसे कॉन्टेक्स्ट स्विच की बात की तो उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर जैसे हम लोग को बस टाइम ये दे दिया गया तो हम लोग पूछा कि नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच कितने होंगे। तो यहाँ से जैसे बस टाइम 3 है और एक क्वांटम से डिवाइड कर देंगे, तो हर बस टाइम क्वांटम से डिवाइड कर देंगे, जो अपर वैल्यू आएगी, यानी जिसे सीलिंग वैल्यू बोलते हैं, तो सीलिंग वैल्यू को निकालेंगे और सबको ऐड करके लास्ट में क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो जो आता है रिजल्ट, वही हम लोग क्या होता है, नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद यहाँ तक तो सच पढ़ ली। उसके बाद हाँ, हम लोगों ने देखा था कि जो हम लोग का क्वांटम है, जो क्वांटम टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तब क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा टाइम क्वांटम, तो क्या होगा, सीपीयू की एफिशिएंसी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सीपीयू स्पेंड मोर टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अच्छा, स्मॉल वाला केस देख रहा हूँ ना, स्मॉल से स्टार्ट करते हैं। अगर टाइम क्वांटम बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, अब बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे सी कॉन्टेक्स्ट स्विच में लेट से टी टाइम या 1 यूनिट टाइम लग रहा है। ठीक है, और हम लोग का क्यू जो है वो हाफ है, यानी कि अगर आधा मिनट क्या बोलते हैं प्रोसेस रन हो रही है तो 1 मिनट हो रहा है प्रोसेस को स्विच करने में। ठीक है, तो यानी कि आधा मिनट रन होने के बाद सीपीयू 1 घंटा वेट ही कर रहा है, एक तरह से, कॉन्टेक्स्ट स्विच चल रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे सीपीयू की एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। अब इसके बाद क्या है, दूसरा स्मॉल केस आता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा छोटा था, अब उससे थोड़ा छोटा, बहुत ज़्यादा नहीं, से 1 यूनिट अगर सीपीयू में कॉन्टेक्स्ट स्विच के टाइम है तो 2 यूनिट 3 यूनिट ऐसे क्या है रनिंग टाइम है। हाँ, तो ये थोड़ा सा बेटर केस होता है। अब क्या लार्ज हो जाता है तो लेस इंटरेक्टिव हो जाए, क्यों? जैसे 1 यूनिट क्या है, जैसे कॉन्टेक्स्ट स्विच का टाइम है, तो 10 या 20 यूनिट क्या हो सकता है, क्वांटम टाइम हो सकता है। तो ये भी क्या लेस इंटरेक्टिव हो जाता है। लेस इंटरेक्टिव मतलब हाँ ठीक है, काम तो कर रहा है बट उतना एफिशिएंटली कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हो रहा। ठीक है, अब आते हैं वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज मॉडल में। तो वेरी वेरी लार्ज केस में क्या होगा, राउंड रॉबिन और सिंपल से एफसीएफएस पे कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक सीपीयू का क्वांटम टाइम से प्रोसेसर क्वांटम टाइम, सीपीयू जब तक पूरी एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद भी क्वांटम टाइम बहुत देर बाद आता है। यानी क्वांटम टाइम ऑलमोस्ट क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकता है। राइट, अगर इनफाइनाइट जैसे बहुत लार्ज है, इनफाइनाइट मान के सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एफ सी एफ एस जैसे ही तो होगा। एफ सी एफ एस में भी चीज़ सेम है, दोनों का डिफरेंस यही होता है कि क्वांटम टाइम होता है राउंड रॉबिन। अगर राउंड रॉबिन क्वांटम टाइम हटा देंगे इस प्रॉपर्टी को, तो एफ सी एफ एस जैसे ही तो है, जो पहले आ रहा है उससे पहले सीपीयू मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया था। ऑल द प्रोसेस एग्जीक्यूट वन बाय वन, नो स्टारवेशन होता है। नो स्टारवेशन मतलब क्या होता है, जैसे एफ की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, स्टारवेशन जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। कोई एक प्रोसेस होगी, हो सकता है उसे बहुत लंबे टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा, अनडिफिनिट इनडेफिनिट, यानी उसको पता ही नहीं कितना टाइम लग सकता है, मिलेगा भी नहीं मिलेगा, कुछ और क्लियर नहीं। पर इसमें क्या क्वांटम फिक्स है, तो वो कैलकुलेट करा जा सकता है कि कितने टाइम में किस प्रोसेस को और क्या बोल सकते प्रायोरिटी मिलेगी। तो प्रायोरिटी नहीं मतलब सीपीयू मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। और बेटर इंटरेक्टिवनेस होता है, बस टाइम इज नॉट रिक्वायर्ड टू नोन इन एडवांस। ठीक है, ये सब चीज़ हो गया। और डिसएडवांटेजेस की बात करें, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न टाइम इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है? कि पहले क्या होता है, एक दो प्रोसेस को इंतजार करना पड़ा था, अब क्या है, सारी प्रोसेस को वेट ही करना पड़ेगा। तो एवरेज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और कैन डिग्रेड टू एफ सी एफ एस, यानी कि क्या है, ये एफ सी एफ एस में कन्वर्ट हो सकती है। कब होगी? जो क्वांटम टाइम बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। अब इसके बाद एक टर्म आता है सी पी यू एफिशिएंसी का। सो सी पी एफिशिएंसी क्या होगा, कितना टाइम लगा सी पी यू का यूज़ कर रहे हैं प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में, और टोटल टाइम क्या हो रहा है, और सी पी यू कितने देर से रन हो रहा है। ठीक है, सी पी यू के एग्जीक्यूशन में टाइम कितना, लेट से क्यू अगर हो रहा है, और टोटल टाइम क्या होगा, जो एग्जीक्यूशन में टाइम लग रहा है और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में जो टाइम लग रहा है वो, इन दोनों का ऐड कर, इससे क्या होगा, सी पी यू की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब आज स्टार्ट करते हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के बारे में। सो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में हम लोग क्या करते हैं, 3 क्यू मेंटेन करते हैं। तो हम लोग पास क्या होते हैं, 3 क्यू होती है, ऐसे बोलते हैं। सो 3 क्यूज, 3, ठीक है, 3 क्यू होती है। पहले क्या होता है, इसको ऐसे समझते हैं, उसको ऐसे समझते हैं, जैसे मैं क्यू का नाम बता देता हूँ। तो पहली क्यू होती है सिस्टम प्रोसेसेस की। ठीक है, इसमें सिस्टम प्रोसेस की, और दूसरी क्यू हो जाती है फोर ग्राउंड प्रोसेसेस की है। राइट, और तीसरी की होती है बैकग्राउंड प्रोसेसेस की है, बैकग्राउंड प्रोसेसेस। राइट, ये होता है। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे 3 क्यू मेंटेन की जाती है। ठीक है, अभी क्या होती है क्यू, वो लोग बाद में देखेंगे। तो फिलहाल क्या सोचते हैं, 3 क्यू होती है। पहले सिस्टम प्रोसेस की होती है, दूसरा फोरग्राउंड प्रोसेस की होती है, तीसरा बैकग्राउंड प्रोसेस की होती है। ठीक है, और ईच क्यू में क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं ईच क्यू यूजेस डिफरेंट एल्गोरिथम, यानी जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है वो अलग अलग समय होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सिस्टम प्रोसेसेस में, तो सिस्टम प्रोसेस के लिए जो हम लोग क्यू मेंटेन कर सकते हैं वो होता है, एक एग्जांपल है, हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, बट जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होती है राउंड रॉबिन। और फोरग्राउंड प्रोसेस में जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं वो भी राउंड रॉबिन होती है। और
बैकग्राउंड प्रोसेस की क्यू होती है, उसमें जो होता है FCFS हम लोग यूज़ करते हैं, FCFS, ठीक है, ये एल्गोरिथम्स हम लोग यूज़ करते हैं। अब इस क्यू का कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। एक काम करते हैं, पहले एक साथ क्यू को समझ लेते हैं क्या क्या रखा जाता है इसमें। तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा, ऐसा कुछ ऐसा हाईटेक नहीं है। जैसे सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रोसेस होगी तो इसको सिस्टम प्रोसेस में डाल देंगे, राइट। फोरग्राउंड प्रोसेस यानी कि जो हम लोग करेंटली रनिंग प्रोसेस है उसको फोरग्राउंड प्रोसेस क्यू में डालते हैं, और बैकग्राउंड प्रोसेस है उसे बैकग्राउंड क्यू में डालते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। तो ये चीज़, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें तीन क्यू मेंटेन करके चलते हैं, और तीनों क्यू में हम लोग अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं। जैसे इसमें RR यूज़ कर लिए, इसमें भी RR, इसमें FCFS यूज़ कर लिए, ठीक है। अब इन सब क्यू का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, यानी इन सब क्यू में प्रोसेस को रन कैसे करते हैं। तो अगली हेडिंग में यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे हाउ टू रन क्यू प्रोसेस, ठीक है। इन सब प्रोसेस में क्यू, जैसे क्यू है उसमें मल्टीपल प्रोसेस होगी, तो रन कैसे करते हैं वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट पेज से लिखते हैं, हाउ टू रन दी क्यू प्रोसेसेस, ठीक है। तो इसके लिए दो तरीके होते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, टू वेज है यहाँ पे, ठीक है। अब दो तरीके कौन कौन से हैं, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला तरीका है फिक्स्ड प्रायोरिटी, फिक्स्ड प्रायोरिटी प्रिम्पशन या प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ये एक शेड्यूलिंग होती है, और इस शेड्यूलिंग में अच्छा देखा जाए, इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी जो होती है फिक्स होती है, किसको पहले रन करना है, किसको, जैसे हाई प्रायोरिटी वाले को पहले रन करना है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ सकती है इस केस में, स्टारवेशन प्रॉब्लम, राइट। एक दूसरी होती है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था, और दूसरा कुछ तरह का होता है, वो होता है टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग, जैसे क्वांटम लोग फिक्स करते हैं ना राउंड रॉबिन, वैसे ही टाइम शेयरिंग होता है कि इस प्रोसेस के लिए इतना टाइम मिलेगा, इस प्रोसेस के लिए इतना टाइम मिलेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे मल्टीपल क्यों दिया हो, जरूरी नहीं कि सिस्टम प्रोसेस, फॉरग्राउंड प्रोसेस, मतलब कोई भी क्यू हो सकती है, इसमें यही तीनों क्यू हो, मतलब मल्टीपल क्यूज हो सकती है, ठीक है। Q1 Q2 ऐसा कोई भी जनरल नॉर्मल क्यू भी हो सकती है। तो इस दो क्यू हम लोग को दिया रहेगा, दो क्यू तीन क्यू, जनरली कुछ भी मल्टीपल क्यू हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं एग्जैक्टली 3 क्यू ही हो। तो इसमें क्या होता है, हाइयर हाइयर हायर क्यू हैव हायर प्रायोरिटी। ये मैं काम करता हूँ, एग्जाम्पल लिख देता हूँ क्योंकि ये सब एग्जाम्पल है। क्या बोलता है, हायर क्यू हैव हायर प्रायोरिटी, सो वी, नहीं सीधे इतना लिखते हैं ना, सो जाएगा। यानी कि जैसे दो तीन क्यू दिए हो तो उसमें हम लोग को बताया जाएगा किस क्यू की प्रायोरिटी, कौन सी क्यू हायर है, कौन सी क्यू लोअर है। सो हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, हायर क्यू को, ठीक है। अब क्या हम करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उससे अंडरस्टैंडिंग करते हैं। यहीं पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, और लेट्स से इसमें क्या हम लोग को Q1 दे दिया गया है और Q2 दे दिया गया है, राइट। ये Q2 है, Q1 क्या है, RR है, और Q1 में RR यूज़ करना है, और इसमें क्या FCFS यूज़ करना है। और RR के साथ हम लोग को क्या है, क्वांटम दे दिया है, Q दे दिया है, ठीक है। और कह दिया है, क्या दे दिया है कि ये हायर है, Q1 एक हायर है, हायर Q, और ये लोअर Q है, ये दे दिया है। और इसमें से हम लोग को साथ में वो भी दे दिया है,
प्रोसेसेस, यहाँ से प्रोसेस है, यहाँ पे अराइवल टाइम है, यहाँ पे बस टाइम है, और यहाँ पे क्यू दे दिए कौन से क्यू में वो प्रोसेस स्टोर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लाइन बना लेता हूँ। वाइट, ठीक है, ऐसे प्रोसेस दे दी गई। ठीक है, तो इसमें लेट से प्रोसेस क्या है, P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है, P4 प्रोसेस है, और P4 ही प्रोसेस है, 4 प्रोसेस है। और सबका अराइवल टाइम 0 0 0 और लास्ट में 9 है। और बस टाइम कितना, 4694, 4 है, ये 4 है, 4 है, 6 है, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और ये Q1 में है, Q1 में है, और ये Q2 में और Q1 में है। राइट, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और सॉल्व करने से हम लोग कुछ भी पूछ सकता है कि एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम कितना होगा, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब इसका मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो यहाँ से ब्लू कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या क्या दिया, Q1 की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन सी प्रोसेस है, P1 है, P2 है, और P4 है। तो दोनों के ऑर्डर के हिसाब से रख लेते हैं। सबसे पहले P1 आ जाएगा, और उसके बाद क्या है, P2 आ जाएगा, फिर क्या P3 नहीं है, P4 आ जाएगा। तो ये तीन प्रोसेस क्या है, Q1 में स्टोर है। ठीक है, अब Q2 की बात करें तो क्या इसमें P3 है। ठीक, Q2 Q में P3 है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, तीन एग्जांपल्स मैं लिए, जो सिस्टम प्रोसेस के अलग क्यू, फोरग्राउंड प्रोसेस के अलग, बैकग्राउंड के लिए अलग प्रोसेस अलग क्यू हो सकती है। वैसे जो है तीन के दो क्यू हम लोग को दे दिया है और सॉल्व करना है। और Q2 में क्या, फिर तो P3 में है, अच्छा P3 है। ठीक है, अब बस हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें दो मेथड होते हैं, राइट। अब टाइम शेयरिंग हो सकता है या तो फिक्स्ड प्रायोरिटी। तो हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं, यानी हम लोग जो क्वेश्चन में दिया है उसमें क्या है, फिक्स्ड प्रायोरिटी यूज़ करना है। ठीक है, तो फिक्स्ड प्रायोरिटी यूज़ करना है। ठीक है, तो टाइम शेयरिंग अभी हम लोग ने फिक्स्ड प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। तो फिक्स्ड प्रायोरिटी में क्या होता है, हम लोग प्रायोरिटी फिक्स, अब प्रायोरिटी फिक्स यानी कि सबसे पहले क्या, Q1 को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी Q2 से। ठीक है, और Q1 में भी जो Q1 प्रो के अंदर जो प्रोसेस है वो राउंड रॉबिन मैनर में रन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक, इतने में हो जाएगा। अभी टाइम कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, राइट, ये चीज़ हो गया। तो अभी प्रायोरिटी उसको मिली, Q1 को मिली है, तो Q1 रन होगा सबसे पहले। तो Q1 में सबसे पहले P1 रन होगा, राइट। सो P1 यहाँ पर रन होगा कितने यूनिट टाइम के लिए, 2 यूनिट टाइम के लिए। तो यहाँ पे P1 रन हो रहा है 2 यूनिट टाइम के लिए, राइट। तो यहाँ P1 रन हो रहा है 2 यूनिट टाइम के लिए। जब 2 यूनिट टाइम हो जाएगा तो P1 का बस टाइम क्या होगा, 4 से 2 हो जाएगा। अब P1 यहाँ से रिमूव हो जाएगी, P1 यहाँ पे स्टोर पीछे आके लग जाएगा P1 लाइन में। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब P2 रन होगा। सो P2 की अब बारी आई। सो अब P2 की बारी आई तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा। अब टाइम जब 2 से 4 हो गया तो यहाँ भी टाइम बस टाइम कितना हो जाएगा, 6 से 4 हो जाएगा, क्यों 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब P2 भी यहाँ से रिमूव हो गया, P2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है P4, P4 अभी रन नहीं होगा। ठीक है, यह एक काम करते हैं, इसमें हटा देते हैं मैं दूसरी, क्योंकि P4 अभी इसमें प्रोसेस में नहीं है। या P4 को यहाँ से हटा देते हैं, सीधा सीधा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यह P1 P2 है ना, क्योंकि P1 P4 अभी आया ही नहीं है, अभी सिर्फ क्या है, P1 है, P2 है, P3 है। तो P1 यहाँ पे आएगा, फिर P2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये चीज़ें अभी प्रायोरिटी क्या, Q1 को ही मिल, जब तक Q1 के सारे प्रोसेस रन नहीं हो रहा तब तक Q2 नहीं आएगा। तो अभी क्या है, टाइम 4 हो रहा है, टाइम 4 हो रहा है, तो अभी कौन सा रन हो जाएगा, P1 वापस रन होगा 2 यूनिट टाइम के लिए, 6 हो जाएगा। तो ये 2 से बन के 0 हो जाएगा।
अब यहाँ से P1 का काम खत्म हो चुका है, तो P1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अभी टाइम 6 हो रहा है। अब उसके बाद क्या P2 रन होगा। सो P2 रन होगा, यानी कि यहाँ पे P2 रन हो रहा है। P2 क्या है, 2 यूनिट टाइम से रन होगा। ओके, तो 2 यूनिट टाइम 8 रन होगा, 8 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 बचा। अभी क्या है, सिर्फ P2 बचा हुआ, P3 बचा हुआ है। अब P3 तब तक रन नहीं होगा जब तक क्या है, P2 खत्म नहीं हो जाता। तो P2 क्या होगा, दोबारा फिर से रन होगा, तो 8 से 10 टाइम यूनिट तक रन होगा। 10 से 2 से क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे ही 0 हुआ तो यहाँ से P2 क्या हुआ, काम खत्म हो चुका है। ये P2 का काम भी खत्म हो चुका है। तो अभी कितना टाइम 10 हो रहा है। अब 10 हो रहा है तो उसके हिसाब से क्या होगा, P4 भी एंट्री ले लेगा, राइट। अब P4 भी गेम में आ चुका है। अब P4 यहाँ पे आ चुका है। अब आना तो चाहिए P3 की बारी, क्योंकि P3 कब से इंतजार कर रहा है। बट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, Q1 को मिलेगी। सो Q1 को प्रायोरिटी मिलेगी, यानी कि P4 दोबारा आके रन होगा। सर दोबारा नहीं, पहली बार आके रन होगा, P4 रन होगा। अब कितनी यूनिट, क्यू 12 यूनिट तक रन होना चाहिए। बट क्या है, प्रायोरिटी P4 के अलावा Q1 में और कोई प्रोसेस ही नहीं है, तो टोटल 4 यूनिट टाइम यानी 14 यूनिट टाइम तक रन होगा, राइट। ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे 14 यूनिट टाइम तक रन होगा। तो यहाँ पे P4 काम खत्म हो चुका है, तो P4 यहाँ से क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब क्या Q1 के सारे प्रोसेस रन हो चुके हैं, अब से Q3 के बाकी हैं। सो Q3 के बाकी है, तो यहाँ पे Q3 का 9 यूनिट टाइम तक रन होगा, राइट। यहाँ पे P3 है, 9 यूनिट टाइम तक रन होगा। FCFS लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल 14 + 9 23 यूनिट टाइम तक चलेगा, राइट। ये चीज़ हो गया, क्लियर है। आप चेक कर लेते हैं, तो समीशन कितना है, 4 + 6 10 हो जाएगा। 4 + 6 कितना, 10 हो गया। अब 10 और 9 कितना हो गया, 19 हो गया। 19 और 4 कितना, 23। सो 23 यहाँ पे भी और 23 यहाँ पे भी है, यानी करेक्ट है। सो ये ऐसे रन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एग्जांपल में। क्वेश्चन क्या है, सो नेक्स्ट एग्जांपल के इसमें हम लोग को Q1 और Q2 दे दिया है, ठीक है। जिसमें राउंड रॉबिन Q1 में लग रही है, उससे क्वांटम कितनी 3 है, और FCFS लग रहा है Q2 में, ठीक है। और प्रायोरिटी किसको, Q1 को ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। ये हायर यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग Q1 के जो प्रोसेस होगा पहले रन करेंगे, तो उसके बाद Q2 के प्रोसेस को रन करेंगे। सो अभी कितना हो रहा है, टाइम में मैंने गेन क्या बना लिया, टाइम कितना हो रहा है, लेट्स से अभी 0 टाइम हो रहा है। 0 टाइम पर हम लोग पास कौन कौन से प्रोसेस है, P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, दो ही प्रोसेस है, ठीक है। और दोनों ही क्या Q1 में है, यानी अभी हम लोग पास सिर्फ Q1 है, जिसके अंदर कौन से प्रोसेस है, P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है। तो सबसे पहले कि आप P1 को प्रोसेस मिल जाए और प्रोसेसर मिल जाए, 3 यूनिट टाइम तक रन होगा, टाइम कितना 3 हो गया, ठीक है। अब 3 टाइम हो गया, यानी कि इसका बस टाइम 0 हो जाएगा और यहाँ से P1 का काम खत्म हो जाएगा। अभी टाइम 3 हो गया, तो P3 भी गेम में आ गई होगी, ठीक है। यानी लास्ट में क्या P3 को भी ऐड कर देंगे। अब P3 को ऐड किया तो P1 को यहाँ से रिमूव करके लास्ट में ऐड कर देंगे, यानी P1 का काम खत्म हो गया ना, हाँ। तो P1 को ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब क्या P2 की बारी आएगी इस तरह। तो P2 रन हो गया, टाइम कितना हो गया है, ओके। P3 सॉरी, उसमें है ना Q2 में है, P3 यहाँ पे नहीं आएगी। तो यहाँ पे Q2 नीचे थोड़ा बना लेता हूँ। यहाँ पे Q2, उसके अंदर क्या P3 है। अच्छा, P3 से P5 यहाँ पे है, ठीक है। जो सेकेंड नंबर प्रोसेस में सर्कल बना ले ताकि मैं थोड़ा ध्यान दूँ, ठीक है। तो P3 यहाँ पे है। सो ये चीज़ हो गया। अब क्या करना है, P2 का रन करना है ना। P2 कितने यूनिट टाइम तक रन होगा, 6 यूनिट टाइम तक रन होगा। टोटल 3 यूनिट उसने रन किया, तो यहाँ से 0 हो जाएगा और यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, खत्म P2 का काम। अब क्या हुआ, टाइम मिनट घड़ी में कितना हो रहा है, 6 बज गए हैं, ठीक है। अब घड़ी में 6 बज गए हैं और अभी तो कोई Q1 में भी कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। P2 का काम भी खत्म हो चुका है। तो Q1 में कोई प्रोसेस नहीं है, तो सिर्फ Q2 का प्रोसेस बचा हुआ है, 2 है। तो यहाँ पहले P3 रन होगा। अब P3 कब तक रन होगा, जब तक Q1 में कोई प्रोसेस नहीं आ जाती है। Q1 में अगली प्रोसेस कब आ रही है, 10 यूनिट टाइम पे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 19 है। तो 10 यूनिट टाइम तक आ रही है, तो यहाँ पे 10 यूनिट टाइम तक P3 रन होगा। P3 टोटल कितना, 4 यूनिट टाइम रन हुआ, तो 4 यूनिट टाइम रन हुआ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, P3 का 8 से 4 हो जाएगा। ये क्लियर है। तो अब आपको 10 यूनिट टाइम पे क्या होगा, P4 आ गया है, राइट। ठीक है, 10 यूनिट P4 कहाँ ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा। तो P4 रन होगा।
अब P4 रन होगा कितने यूनिट टाइम तक रन होगा, तो P4 का बस टाइम 4 है और क्वांटम 3 है, यानी 13 यूनिट तक रन होगा और यहाँ पे इसका बस टाइम 1 बचेगा। ठीक है, अभी घड़ी में कहता हूँ 13 बज रहा है, 13 में कौन सी नई प्रोसेस आएगी, सबसे पहले P5 आएगी, राइट, 11 पे। P5 कहाँ, Q2 में आएगी, तो यहाँ पे P5 आ गई है Q2 में। ठीक है, उसके बाद क्या 11 टाइम यूनिट पे क्या है, P6 आ रहा है, तो P6 है Q1 में, तो P4 के बगल में P6 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, P7 नहीं है, P8 आ रही है, P8 कौन से, Q2 में आ रही है, यानी P8 आ गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब 13 यूनिट टाइम में क्या हो रहा है, P4 रन हो चुका है, तो P4 का क्या होगा, और क्या कॉन्टेक्ट स्विच होगा। अब बारी आती है P6 की, सो P6 होगा, वो रन होगा 16 यूनिट टाइम तक, यानी 3 टाइम तक रन होगा। P6 का बस टाइम 0 बचा है, अब P6 कंप्लीट हो गई। ठीक है, अभी टाइम 16 हो रहा है, अभी 19 टाइम ही हो रहा, तो अभी P7 नहीं आएगी। ठीक है, अब P6 का काम यहाँ से खत्म हो चुका है, तो अब P4 बचा हुआ है। P4 क्या होगा, 1 यूनिट टाइम तक रन होगा, यानी 17 यूनिट टाइम तक P4 रन हुआ और P4 काम भी खत्म हो गया, 0 आ गया, यानी P4 का काम भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब क्या बचा हुआ, P3 बचा हुआ, P5 बचा हुआ और P8 बचा हुआ है। ठीक है, Q2 यानी Q1 में अभी कोई प्रोसेस नहीं, P4 का काम भी खत्म हो चुका है। अब P3 रन होगा जब तक कि कोई नई प्रोसेस Q1 में नहीं आया, तो Q1 में नई प्रोसेस 19 टाइम यानी 2 यूनिट टाइम तक P3 चलेगा, या 19 यूनिट टाइम तक P3 चला, और P3 का 4 से क्या हो जाएगा, 2 यूनिट टाइम बस टाइम बचेगा। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे अब P7 भी आ गई है, यहाँ P7 भी अब गेम में आ चुकी है। तो जब P7 आ गई है तो अब P7 को रन करेंगे। P7 कितने यूनिट टाइम रन होगा, P7 है 2 यूनिट टाइम रन होगा, तो यहाँ से 21 टाइम तक P7 रन करेगा। ये क्लियर है, ये हो गया। तो P7 का टाइम कितना है, 21 है, तो P7 को यहाँ से क्रॉस कर देंगे, यहाँ क्वांटम 0 हो जाएगा, तो ये P7 भी यहाँ से हट गया। अब कोई नई प्रोसेस नहीं आने वाली है, तो P3 का काम हुआ है कि नहीं, P3 बचा हुआ ना, तो सबसे पहले P3 को 2 यूनिट तक रन करेंगे, यहाँ पे 23 टाइम हो जाएगा, P3 रन होकर 0 हो जाएगा, यहाँ से P3 का काम भी खत्म हो चुका है, ये 0 बच चुका है। अब उसके बाद P5 और P8 बचा, तो पहले P5 को रन करेंगे क्योंकि पहले आया था, P5 को रन करेंगे और यहाँ पर 6 यूनिट टाइम रन करेंगे, तो 23 + 6 कितना, 29 यूनिट टाइम तक हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 29 टाइम होगा, लास्ट में क्या P8 बचा हुआ है, तो P8 कितने यूनिट टाइम तक रन होगा, 5 यूनिट टाइम तक, यानी कि कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ये हम लोग पूरा गेम चार्ट बनेगा, ये चीज़ होगी। अब क्या करते हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। ठीक है, ये चीज़ है। इसके डिसएडवांटेज सबसे पहला क्या है, स्टारवेशन, क्योंकि इसमें स्टारवेशन क्यों हुआ, क्यों, जो हायर प्रायोरिटी क्यू है उसकी प्रोसेस को क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, और लोअर क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते, हाँ, जो जैसे 2 क्यू है, तो पहले क्यू को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, यानी पहले दूसरे क्यू के जो प्रोसेस है वो उसको क्या होता है, स्टार करना पड़ सकता है, एंड कोई फिक्स टाइम नहीं होगा वेट करने का, इंडिफिनिट टाइम के लिए वेट हो करना पड़ सकता है। और दूसरा क्या होता है इसका डिसएडवांटेज, ये होता है इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल इन नेचर, इन नेचर, सो इनफ्लेक्सिबल इन नेचर से क्या मतलब है, प्रोसेस प्रोसेस कैन नॉट shifted to another क्यू, मतलब एक बार प्रोसेस का जो क्यू एलोकेट हो गया वो प्रोसेस उसी क्यू में रहेगी, वो कभी भी ऊपर वाले क्यू और नीचे वाले क्यू में नहीं हो सकती। बट कभी हम लोग को रिक्वायरमेंट इनके साथ दी है कि नहीं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या करना है, हायर प्रायोरिटी के क्यू में शिफ्ट करना है, तो हम लोग इस
एल्गोरिथम में नहीं कर सकते हैं। सो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक नई एल्गोरिथम आती है जिसका नाम होता है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू एल्गोरिथम। तो यहाँ पे नाम है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। इसमें और जो हमने लास्ट प्रोसेस पढ़े थे मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में, बस यही एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जिसमें फीडबैक ऑप्शन होते हैं, नहीं कि प्रोसेस कैन बी मूव टू इट्स हायर क्यू और लोअर क्यू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रोसेसेस कैन बी मूव्ड मूव टू हायर एंड लोअर क्यू। ठीक है, ये हो गया लोअर प्रायोरिटी क्यू, पूरा लिख देते हैं लोअर प्रायोरिटी क्यू। ये क्लियर हो गया। अब इसमें भी क्या कुछ, इसके भी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं काम करने के। यहाँ पे एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो सकता है, पहला हो सकता है फ्लेक्सिबल है, राइट। एडवांटेज में सबसे बेस्ट एडवांटेज यही है कि ये फ्लेक्सिबल है। तो लास्ट वाले का डिसएडवांटेजेस था इनफ्लेक्सिबल था, तो वहीं पे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करके इसमें एडवांटेजेस में क्या फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। और इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है, सम प्रोसेसेस में स्टार फॉर सीपीयू if star for CPU if some higher priority queue are never becoming becoming empty। इसे कहने का मतलब क्या है, मे भी हो सकता है कोई प्रोसेस सीधी साधी है, वो जिस जैसे लोअर प्रायोरिटी में तो लोअर प्रायोरिटी में है, बट क्या हो रहा है बाकी सब प्रोसेस क्या हो रहे हैं स्विच करके हायर प्रायोरिटी में जा रही हैं। तो बार बार क्या होता है हायर प्रायोरिटी में क्यों कभी एम्प्टी हो ही नहीं रही है, तो लोअर प्रायोरिटी में क्या स्टारवेशन जैसी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस हो सकता है। ठीक है, ये थी हम लोगों ने जो एल्गोरिथम पढ़ी है, मेन में एल्गोरिथम लोग सारी देख ली, मेन क्या है, जितने हम लोग सिलेबस में हम लोग सारी एल्गोरिथम देख ली है। एक बार क्या करते हैं इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगले पेज में हम लोग क्या करने वाले एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं एनालिसिस ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, एनालिसिस ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो सबसे पहला क्या होता है बेसिस ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं दो कॉलम बना लेते हैं, दो कॉलम यानी कि इसको क्या दो पेज को दो लाइन में डिवाइड कर देते हैं, पेज को दो ब्लॉक में ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हो गया, और एक ऐसे लाइन बना लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं किस बेसिस पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बेसिस ऑफ एनालिसिस। तो बेसिस ऑफ एनालिसिस क्या और दूसरा क्या एल्गोरिथम है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल्गोरिथम को। ठीक है, तो पहली एंट्री फिल करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम among
among non प्रिम्प्टिव। ये किस में होता है? नॉन प्रिम्प्टिव पर कौन कौन से एल्गोरिथम पढ़ ले? सबसे पहले FCFS पढ़ा था, दूसरा SGF पढ़ा था, राइट। SGF में भी नॉन प्रिम्प्टिव था, और SGF का प्रिम्प्टिव वर्जन क्या होता है? SRTF होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था LGF, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। फिर LGF का ये प्रिम्प्टिव वर्जन हम लोग पढ़ा था LRTF पढ़ा था, राइट, LRTF। और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम पढ़ा था। फिर उसके बाद प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम पढ़ने के बाद राउंड रॉबिन पढ़ा, और राउंड रॉबिन पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा? ये मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग देखा। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग देखने के बाद हम लोगों ने इसका वो वाला वर्जन देखा। कौन सा वर्जन बोलते हैं, नाम भूल गया मैं। फीडबैक वर्जन देखा, ठीक है। ये चीज़ है। इन सब में अगर हम देखें नॉन प्रिम्प्टिव एल्गोरिथम कौन कौन सा होते हैं मेनली हम लोग पास? पहला तो FCFS होती है, दूसरा SGF होता है, तीसरा क्या होता है? LGF होता है। मेन तीन एल्गोरिथम होती है। तीन एल्गोरिथम में सबसे ज़्यादा सबसे कम होता है वेटिंग टाइम बताया, तो वो होता है SGF में, क्योंकि ये पॉइंट हम लोगों ने लिखा भी था। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, SJF। अब मैं SJF क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें मैं लिख देता हूँ एवरेज वेटिंग टाइम इन SJF, एवरेज वेटिंग टाइम इन SJF। ये क्या होता है? ऑलवेज होगा, लेस होगा, या तो इक्वल हो सकता है मैक्सिमम। इसका एवरेज वेटिंग टाइम इन अदर। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं किसमें कर, नॉन प्रिम्प्ट एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, तो एवरेज टाइम इन अदर नॉन प्रिम्प्ट एल्गो। ये क्लियर हो गया? अब यहाँ से एक सेकंड, ये क्या हो गया? हाँ, अब यहाँ से क्या करते हैं, ये तो एक प्रायोरिटी होगी ना, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको, ले यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ। लाइन कहाँ चली गई, पता नहीं क्या होता रहता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हो गया, अरे। अब दूसरा कौन सा बेसिस हो सकता है? अगर दूसरा पार्ट पढ़ें, दूसरा पार्ट मतलब दूसरा क्वेश्चन पूछें, वो क्या हो जाएगा इसमें? मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम अमंग ऑल। अच्छा, वेटिंग टाइम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम भी आ जाएगा, क्योंकि जहाँ वेटिंग टाइम कम होगा वहाँ पे टर्न अराउंड टाइम भी कम होगा, राइट। तो दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर मैं पूछूँ मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम अमंग ऑल एल्गो, अब इसमें क्या, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव दोनों मिक्स है पूछ रहे हैं, ठीक है। ये कौन सी होती है? ये SGF का प्रिमिटिव वर्जन होती है। वो कौन सा होता है? SRTF, राइट। ये चीज़ और ये चीज़ हम लोगों ने उस समय भी देखी थी जब हमने SRTF का प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब इसको भी लाइन में बंद कर देते हैं, लाइन को पता नहीं क्या हो जाता है यार। ये चीज़ हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं, नॉन प्रिम्प्ट एनालिसिस या नॉन प्रिम्प्ट ऑलवेज। हाँ, तो कौन कौन से एल्गोरिथम जो ऑलवेज नॉन प्रिम्प्ट होती है? नॉन प्रिम्प्ट ऑलवेज। तो नॉन प्रिम्प्ट ऑलवेज कौन कौन से एल्गोरिथम होती है? तो सबसे पहला आता है जो हम लोग के दिमाग में आता है, वो होता है FCFS, राइट। तो यहाँ ब्लू कलर से फिल कर दीजिएगा, तो यहाँ से FCFS। और दूसरा कौन सा होता है? SJF होता है। अब इसी का क्या होगा, लॉन्ग, जैसे शॉर्टेज जॉब था वैसे लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम हो जाएगा। ये तीन तो आ जाता है। इसके बाद क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था HRRN, राइट, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो फर्स्ट एल्गोरिथम पढ़ा था, ठीक है। ये हो गया। और अच्छा, एक और एल्गोरिथम पढ़ा था, वो कौन सा था? नॉन प्रिम्प्ट प्रायोरिटी, राइट। ये भी हम लोगों ने देखा था।
नॉन प्रिम प्रायोरिटी एल्गोरिथम, तो ये हम लोग 1 2 3 4 5 एल्गोरिथम जो है वो ऑलवेज होती है नॉन प्रिम्प्ट एल्गोरिथम। ठीक है, ये चीज़ हो गया, यहाँ से ये लाइन हो गया। ठीक है, चलो हटाओ। अब ये हो गया, अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, उसमें क्या है, कब जो होता है या मैं लिख के बताता हूँ, इसमें लिखेंगे एस आर टी एफ, यानी कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम जो है वो कब बिहेव करती है, बिहेव्स एज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम। ठीक है, किन किन केसेस में क्या होगा, एस आर टी एफ होगा, वो एस जे एफ जैसा बिहेव करेगी। कब होगा, पहला एस आर टी एफ और एस जी एफ जैसे कब बिहेव करेगी, तो सबसे पहला केस है अगर सबका अराइवल टाइम सेम हो जाए, तब हो सकता है। क्यों, एस आर टी एफ में कॉन्टेक्ट स्विचिंग कब होती है, जब कोई न्यू नई प्रोसेस आ रही है, उसका बस टाइम क्या हो, जो प्रोसेस करंटली रनिंग हो रही है उससे कम हो, राइट, तभी एस जी एफ में कॉन्टेक्ट स्विच होता है। बट एस आर टी एफ में, सॉरी, एस आर टी एफ कॉन्टेक्ट स्विच होता है। बट अगर सारी प्रोसेस क्या एक ही टाइम पे आ जाए, तो एस जी एफ, एस आर टी एफ तो एस जी एफ जैसा बिहेव करेगा। तो सब पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, व्हेन, कलर चेंज करते हैं, हाँ, यहाँ पे लिखते हैं व्हेन ऑल प्रोसेसेस अराइव टुगेदर, ये चीज हो गया। अब यहाँ से दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। ये तो हो गया, अब दूसरा क्या हो सकता है, दो केसेस थे ना। अब पहला तो ये हो गया कि जो नई प्रोसेस कुछ आ ही नहीं रही है। अब दूसरा केस हो सकता है नई प्रोसेस तो आ रही है, बट जो उसका बस टाइम है, जो करंटली रनिंग प्रोसेस है उसके बस टाइम से क्या हो, ज़्यादा हो। तो यहाँ पे लिखते हैं व्हेन लेटर अराइव प्रोसेस, जो बाद में प्रोसेस अराइव हो रही है, डू नॉट हैव, क्या नहीं है, बस टाइम, ऐसे यहाँ पे डू नॉट हैव बस टाइम ग्रेटर देन रिमेनिंग टाइम ऑफ करेंट प्रोसेस, रिमेनिंग, रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग टाइम ऑफ करेंट प्रोसेसेस, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अब इस पेज पे तो नहीं आएगा, अब अगला पेज ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बीच को, पेज को ऐसे डिवाइड कर लेते हैं और बस अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अब अगला पॉइंट क्या हो सकता है, ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जब एस आर टी एफ होती है, एस जी एफ होती है, किस तरह बिहेव करती है। अब दूसरा हो सकता है कब जो प्रिम्प्ट एल्गोरिथम नॉन प्रिम्प्ट जैसा बिहेव करें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिम्प्टिव, प्रिम्प्टिव प्रायोरिटी, प्रिम्प्टिव प्रायोरिटी, प्रिम्प्टिव प्रायोरिटी बिहेव लाइक नॉन प्रिम्प्टिव। ऐसा कब हो सकता है, सिंपल सा, सेम केसेस हैं। जब नई प्रोसेस जो आ रही है उसका क्या हो, अ, या तो हाँ ये तो है। तो प्रिमिटिव में, प्रिमिटिव प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम की बात करें तो इसमें जो पहला केस क्या बन सकता है, इसमें कब प्रीएम्पशन होता है, तो ये अंडरस्टैंड करते तो उसके बेस पे हम लोग क्या पॉइंट से निकाल सकते हैं। तो कब प्रीएम्पशन होता है, तो स्टार्टिंग फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं सब प्रोसेस एक साथ आई है, तो प्रीएम्पशन होने के चांसेस नहीं, जो प्रोसेस प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा पहले पूरा एग्जीक्यूट होगा, राइट, फिर दूसरे प्रायोरिटी वाइज दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा।
पर प्रॉब्लम तब आती है जब नई प्रोसेस आती है, राइट। अगर नई प्रोसेस आती है तभी प्रॉब्लम आती है, अगर स्टार्टिंग में कैसा एक ही टाइम पे प्रोसेस आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। सो पहला पॉइंट हम लोग वही लिखने वाले हैं जो लास्ट वाले में था, व्हेन ऑल प्रोसेसेस अराइव टुगेदर, ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जस्ट सिमिलर वे में आप कहो जो नई प्रोसेस आ तो रही है बट उसकी प्रायोरिटी क्या है, जो करंटली रनिंग प्रोसेस है उससे ज़्यादा है, ठीक है, यानी लोअर प्रायोरिटी, ज़्यादा कम नहीं बोलेंगे क्योंकि कभी कभी ज़्यादा नंबर वाली प्रायोरिटी का ज़्यादा नंबर होता है प्रायोरिटी, तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो उससे मैंने याद लोअर प्रायोरिटी है। तो अब इसमें लिखेंगे व्हेन लेटर अराइव प्रोसेस हैव लोअर प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी देन currently running process, currently running process, ठीक है। ये हो गया हम लोग थर्ड प्रायोरिटी, प्रॉपर्टी, सॉरी प्रायोरिटी क्या बोला हमने, यहाँ पे लाइन बनाना होता है वहाँ लाइन नहीं बनती है, यहाँ नहीं बनाना होता वहाँ बन जाती है, या तो मुझे यूज़ करना नहीं आ रहा या तो ठीक है चल नहीं रहा है, कुछ बग है इसमें ही, मैं ठीक करता हूँ। अब आते हैं राउंड रॉबिन के बारे में। कब जो है राउंड रॉबिन है बिहेव एज अ नॉन प्रिम्प्ट एल्गोरिथम, इस केस को हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो राउंड रॉबिन बिहेव एज नॉन प्रिम्प्ट, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा तो समझ नहीं आ जाए कब हम लोग ने इस केस को देखा था। ये देखा जब बस टाइम क्या हो रहा था, बहुत कोई बस टाइम सच बोल रहा हूँ, टाइम क्वांटम जब बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, जब एफ जैसा हो रहा था, राइट। कुछ वैसा सा केस यहाँ पे भी होने वाला है। अब यहाँ पे ऐसा कब होगा वो लिखते हैं, ऐसा कब होगा व्हेन जो टाइम क्वांटम क्यू है वो क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बस टाइम, यानी कि सारे प्रोसेस का जो मैक्सिमम बस टाइम है उससे भी ज़्यादा क्वांटम टाइम हो जाए तो कॉन्टेक्स्ट स्विच ही नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होगा तो एफ जैसा बिहेव करेगी, अब एफ जैसा बिहेव करेगी तो क्या नॉन प्रिम्प्टिव एल्गोरिथम बन जाएंगे। यार क्या ग्लिच हो जाता है, एक बार में ठीक से लाइन बनती नहीं है। ठीक है। अब आते हैं किन किन प्रोसेस में कॉन्वे इफेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्वे इफेक्ट किन किन प्रोसेस में होता है, कौन वो इफेक्ट, तो कॉन्वे इफेक्ट किन किन प्रोसेस में होता है, तो कॉन्वे इफेक्ट में क्या होता है, जब कोई प्रोसेस को अ, पता होता है कि कब होगा बट उसे बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, ठीक है, बट उसे गारंटी होती है कि हाँ उसका नंबर इतनी आने वाला है, ठीक है, उसे गारंटी का नंबर बहुत देर बाद आ जाएगा, पर आ जाएगा ये पता है, ठीक है। उसे मतलब टाइम पता होता है कि आने वाले 10 घंटे में आपका टाइम आ पर तो वो 10 घंटा उसको वेट करना पड़ रहा है, तो इसे कॉन्वे इफेक्ट बोलते हैं। तो कॉन्वे इफेक्ट सबसे पहले क्या होता है, एफ में होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे से आने वाली 3 प्रोसेस जब तक रन नहीं होंगी तब तक मेरा नंबर नहीं आएगा, ठीक है। पर वो 3 प्रोसेस रन होती जा रही होती जाए खत्म ही नहीं हो रही तो उसको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, पर ये तो गारंटी कि उसका नंबर आएगा ही आएगा। सिमिलरली दूसरा होता है एस जे एफ में, राइट, ये होता है ये एस जी एफ में तो सबसे एस जी एफ की एल जी एफ बोलते हैं, एल जी एफ क्यों, क्योंकि कॉन्वे फिल्म क्या होता है बड़ी प्रोसेस के लिए छोटी प्रोसेस को इंतजार करना पड़ता है, इसलिए एस जी एफ नहीं होगा, एस जी एफ का सबसे पहले छोटी प्रोसेस होगी, बड़ी प्रोसेस के बाद में वेट करना पड़ेगा, एल जी एफ में होता है, ठीक है। केवल यही दो एल्गोरिथम होती है, एस जी एफ में नहीं होता, इसके अलावा जो जो एल्गोरिथम उन्होंने पढ़ाते हैं एफ सी एफ एस में होता है, एस जी एफ में होता है, और एच आर आर एन में भी नहीं होता, क्यों, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है हाईएस्ट जिसका होता है वो पहले रन होती है, तो उसमें क्या होता है
ये नहीं आता उसमें, वो क्या बोलते हैं, कॉन्वे इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, और नॉन प्रिम्पटिव तो आता ही नहीं है। यही दो एल्गोरिथम्स होती हैं जिसमें आता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या फिर से गड़बड़ हो गई। ठीक है, इस बार तो लाइन ही नहीं बन रही। आग बन गई। अरे, अरे यार क्या, अरे ये कहाँ से, ठीक है जैसी बनी, क्या करना, बन तो गया। अब आते हैं कॉन्वे इफेक्ट पढ़ ले, उसके बाद स्टारवेशन देख लेते हैं। स्टार स्टारवेशन में क्या होता है, किसी प्रोसेस का इनडेफिनिट टाइम के लिए वेट करना पड़ रहा है। तो एफसीएफएस में नहीं होता स्टारवेशन। स्टारवेशन में प्रोसेस को पता ही नहीं होता कि उसका नंबर आने वाला है कि नहीं आने वाला, कितनी देर में आ गई, कुछ भी आइडिया नहीं होता है। इसमें कौन कौन सी प्रोसेस आ सकती है, इसमें जो प्रोसेस आ सकती है वो मैं लिखता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, एफसीएफएस पढ़ा तो उसमें नहीं आ सकता। उसमें उसके बाद हम लोग एसडीएफ पढ़ते हैं जिसमें हो सकता है। अभी एसडीएफ में कब होता है, एक छोटी प्रोसेस बार बार आती रहती है, तो जो लॉन्गर जिसका बस टाइम होता है प्रोसेस का, उन लोग को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। राइट, ये हो गया। अब जो एसडीएफ में होता है, एसआरटीएफ में भी होता है। राइट, छोटी प्रोसेस आ रही है, वो बस रन होती जा रही है। अब प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम में भी होता है। ठीक है, यानी बड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आ रही है, वो रन होती जा रही है, जो छोटी प्रायोरिटी वाली बेचारी बची हुई हैं। अब उसके बाद के एलजीएफ में भी होता है। राइट, एलजीएफ में भी होता है। अब एलजीएफ में ऐसा कब होता है स्टारवेशन, जबकि छोटे बस टाइम वाले प्रोसेस क्या होगा, आ, उसको सीपीयू नहीं मिल रहा, अब बड़ी बस टाइम वाली प्रोसेस क्या बार बार आती जा रही हैं। और उसके अलावा एलजीएफ में है तो एलआरजीएफ में भी होगा। एलआरटीएफ, सॉरी, एलआरजीएफ क्या होता है, एलआरटीएफ में भी हो। ठीक है, ये सारे हम लोगों ने क्या किया, एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है आईओ। अब हम लोग पढ़ने वाले आईओ को। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, बट इस बार प्रोसेस क्या होगा, आईओ की ले भी जाएगी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, each प्रोसेस फर्स्ट एग्जीक्यूट एंड गोज फॉर आईओ ऑपरेशन। ठीक है, यानी क्या होगा, एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद आईओ के लिए चली जाएगी। ठीक है, हाँ, ठीक है। इस बार हम लोग क्या दे दिया गया है, इसमें इसमें सबसे पहले क्या एस जे एफ है, उसका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, एस जे एफ का यूज़ किया जा रहा है, और दूसरा क्या है, इसमें हम लोग को कंसीडर क्या करना है, कंसीडर, या फिर सीधा सीधा लिख देता हूँ, सिस्टम हैज़ इनफ इनफ नंबर ऑफ रिसोर्सेज, या इनफ रिसोर्सेज सीधा सीधा लिखते हैं। रिसोर्सेस, रिसोर्सेस किस लिए, टू कैरी आउट आईओ ऑपरेशन। ठीक है, और ये दे दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या प्रोसेसेस दे दिया गया है, तो लेट्स से ये प्रोसेस पी पी प्रोसेस को डिनोट कर रहा है। अराइवल टाइम यहाँ पे लिख देंगे, या पहले लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया, अराइवल टाइम हो गया, और उसके बाद क्या फिर बस टाइम रहता है। ये हो गया आईओ बस टाइम दिया इस बार, आईओ बस टाइम। आईओ बस टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे आईओ बस टाइम दे दिया है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। वो यहाँ पे हम लोग क्या क्या दे दिया है, यहाँ बस टाइम, इसमें थोड़ा सा मैंने मिस राइट कर दिया है। ठीक है, अराइवल टाइम है, और अराइवल टाइम के बाद यहाँ पे सीपीयू का बस टाइम दे दिया है, सीपीयू बस टाइम। और उसके बाद क्या है, फिर से प्रोसेस क्या आईओ के लिए जाएगी, तो उसके लिए आईओ बस टाइम दे दिया है। और यहाँ पे आईओ से आने के बाद जब दोबारा प्रोसेस रन होगी, तो उसके लिए क्या फिर से सीपीयू बस टाइम दे दिया है, सीपीयू बस टाइम। तो हम लोग क्या है, यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है।
राइट, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी प्रोसेस कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। तो पहले 4 प्रोसेस में दे दिया गया, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, और यहाँ से ये लाइन बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरी लाइन बना दी है यहाँ से, ये हो गया। अराइवल टाइम क्या है, 0 0 है। ठीक है, और बस टाइम क्या है, 2 4 5 6 है। और यहाँ पे आईओ बस टाइम दिया, आईओ नहीं है यहाँ पे, पूरा आईओ बस टाइम। आईओ बस टाइम क्या था, 5 5 9 4 5 5 9 4 दे दिया है। और दोबारा क्या, 5 2 7 1 5 2 7 1। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस था, यहाँ P3 की वैल्यू क्या है, 3 है एक्चुअली। लास्ट में जो 5 था वो गलत था। हाँ, तो मैं एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ हमें क्या करना है। तो इसमें क्या, हम लोग का SGF एल्गोरिथम लगाना है। तो SGF एल्गोरिथम के बारे में क्या है, ये एक नॉन प्रिम्प्ट एल्गोरिथम होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट दिया है, सिस्टम हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू कैरी आउट आईओ ऑपरेशन। मतलब क्या है, आईओ ऑपरेशन में हम लोग को ये नहीं सोचना है कि एक टाइम पे या वो इनफ हैज़ इन सिस्टम हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू कैरी आउट। यहाँ पे मल्टीपल होगा एक्चुअली, मल्टीपल स्पेलिंग उल्टा सीधा हो जाता है, मल्टीपल। ठीक है, तो मैं डॉट लगा दूँ, मल्टीपल आईओ, यानी कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा आईओ ऑपरेशन हो सकते हैं। इसमें हम लोग को दिमाग में लगाना कि आईओ एक टाइम पे मल्टीपल कैसे हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, हम लोग का एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। और यहाँ पे ध्यान देंगे तो CPU बस टाइम क्या 2 दे दिया है। अब 2 गलती से नहीं दिया है, 2 देने का मतलब है। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोसेस आएगी अपना बस टाइम कंप्लीट करेगी। बस टाइम लेट से पहले वाला बोल देते हैं, बस टाइम सेकंड वाला बोल देते हैं। ठीक है, अब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले बस टाइम 1 कंप्लीट करेगी, उसके बाद क्या होगा, आईओ बस टाइम आईओ के लिए जाएगी। ठीक है, आईओ के लिए कब तक जाएगी, जितना उसका बस टाइम है। जब आईओ के लिए वापस आएगी, दोबारा से रन होगी, कब तक के लिए, जब तक CPU का बस टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता है, दूसरा CPU बस टाइम 2 कंप्लीट नहीं हो जाता है। जब इतना हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब उसे रेडी क्यू से हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अभी टाइम फ्रेम कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। गेन चार्ट के लिए मैंने लाइन बना दी है। तो टाइम 0 होने पे कौन से प्रोसेस आ गए, P1 आ गई होगी, P2 आ गई होगी, P3 आ गई होगी, P4 आ गई होगी। ये क्लियर है। अब टाइम 0 होने पर सबसे पहले कौन से बस टाइम 1 कैलकुलेट होगा। तो इसमें सबसे छोटा बस टाइम किसका है, यानी बस टाइम किसको किसको देखना है, तो सबसे 2 वाले को देखना है, 4 वाले को देखना है, 3 वाले को देखना है, 6 वाले को देखना है। राइट, ये क्लियर है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ जो इन सब में सबसे छोटा बस टाइम किसका, क्योंकि SGF लगा रहे हैं, तो सबसे छोटा बस टाइम P1 का है। तो सबसे पहले क्या, P1 को रन करेंगे। तो P1 को रन करेंगे कितनी देर के लिए, 2 यूनिट टाइम के लिए। 2 यूनिट टाइम के लिए P1 को रन करेंगे। सो P1 क्या होगा, 2 यूनिट टाइम तक रन हो गया, तो इसका बस टाइम का 0 हो गया। तो अब इसको यहाँ से ध्यान नहीं, इसको कंपेयर में नहीं लेंगे, क्यों, कंप्लीट हो चुका है इसका बस टाइम। ठीक है, अब क्या होगा, P1 आईओ के लिए चली जाएगी। जैसे इसका बस टाइम कंप्लीट हुआ, ये P1 आईओ के लिए चलेगी। कब तक चली जाएगी, तो 5 + 2 यानी 2 टाइम हो रहा है उसका, 5 आईओ टाइम लेगा, तो टोटल 7 यूनिट टाइम तक के लिए वो आईओ में चली जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब P1 हो गया। अब इसके बाद हम लोग पास कौन कौन सा बस टाइम कंपेयर करने के लिए, 4 है, 3 है, 6 है। तो इसमें सबसे छोटा बस टाइम क्या, P3 का है। तो यहाँ से P3 है, और ये 3 यूनिट टाइम तक रन होगी। टाइम फ्रेम में टाइम कितना, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 3 2 से 3 5 हो गया। एक से सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2 है तो 3 ऐड करेंगे ना, तो यहाँ 5 हो जाएगा। हाँ राइट, 5। ठीक है, नहीं अब सही। तो 5 यूनिट टाइम तक P3 रन होगी। सो P3 यहाँ से इसका टाइम फ्रेम 0 हो जाएगा, P3 को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये क्लियर है। सो जब P3 यहाँ से हट गया है, तो अब P3 जब कंप्लीट हो गया, ठीक है, P3 कंप्लीट हुआ, P3 आईओ के लिए यहाँ पे जाएगी। तो P3 यहाँ से आईओ के लिए जा रही है, कब तक के लिए जाएगी, तो यहाँ पे अभी टाइम फ्रेम में टाइम 5 हो रहा है, और 9 यूनिट टाइम के लिए जाएगा, तो 14 यूनिट टाइम तक वो आईओ के परफॉर्म करेगी। ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। सो P3 हो, अब हम लोग पास कौन कौन सी प्रोसेस बची हुई है, P2 बची है, P4 बची हुई, जिसका 6 बस टाइम, तो P2 का रन करेंगे क्योंकि उसका बस टाइम कम है। तो P2 रन होगा। P2 कब तक रन होगा,
5 है प्लस 4, राइट, 5 है और 4 बस टाइम है, तो 9 यूनिट तक टाइम तक P2 रन होगा। यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूँ और यहाँ तक P2 रन होगा। अब इसी के बीच 7 आया होगा, तो इस लाइन के बाद थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 7 यहाँ पे कहीं आया होगा, राइट, लेट्स से 7 यहाँ पे आया है। अब 5 से 9 तक क्या हुआ, P2 रन हुआ है, तो P2 का बस टाइम कितना, 0 हो जाएगा। तो अब इसको भी हम लोग नहीं देख करेंगे क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जैसे ही टाइम फ्रेम में टाइम 7 हुआ है, उस समय क्या होगा एग्जैक्टली कि P1 जो है आईओ के लिए गई थी, वो आईओ कंप्लीट करके वापस आ जाएगी। सो P1 का आईओ क्या है, कंप्लीट हो चुका है, तो आईओ का बस टाइम 0 कर देते हैं। अब क्या है, इस बस टाइम को भी ध्यान देना है क्योंकि अब P1 भी वापस गेम में आ चुकी है, ठीक है। ये क्लियर, अभी टाइम फ्रेम में टाइम 9 हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, P2 कंप्लीट हुआ था ना, तो P2 भी यहाँ पे बस टाइम में जाएगा, तो P2 बस टाइम 5 यूनिट टाइम के लिए जाएगा, राइट। यहाँ P2 बस टाइम P2 आईओ के लिए जा रहा है, तो यहाँ 9 यूनिट टाइम है, तो P2 कितने यूनिट टाइम तक चलेगा, 9 प्लस 5, राइट। तो यहाँ से 9 यूनिट टाइम है, P2 का आईओ टाइम कितना है, 5 है, यानी कि ये भी का 14 यूनिट टाइम तक के लिए जाएगा, राइट। 9 हो रहा है, बस टाइम 5, तो 14 यूनिट टाइम तक के लिए ये भी जा रहा है आईओ के लिए, ठीक है। अच्छा, इन नाम मैं ये भी लिख देता हूँ कौन सा है, सबसे पहले ये P1 जा रहा है, ये P2 है और ऊपर वाला P3 है, ठीक है। P3 आईओ के लिए जा रहा है, ये क्लियर है। अब आते हैं अगले में। अब हम लोग पास कौन कौन से बस टाइम ध्यान देना है, P4 ध्यान देना है और P1 ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब प्रोसेस या तो भाई अभी गेम में आई नहीं है, या हमने गेम में सारी प्रोसेस आ चुकी हैं, बट वो है कि आईओ के लिए कुछ लोग गई हैं, बहुत 3 प्रोसेस तो अभी जैसे P1 का आईओ हो गया, P3 और P2 तो अभी आईओ परफॉर्म ही कर रही हैं, यानी सिर्फ P1 बचा हुआ, P4 बचा हुआ है। सो P1 क्या है, 5 बस टाइम है और P2 का P4 का 6 बस टाइम, तो यानी पहले P1 को रन करेंगे, तो यहाँ से वापस से P1 रन करेंगे, कितने यूनिट टाइम के लिए, 5 यूनिट टाइम के लिए, यानी लेट से यहाँ तक रन करती है, यहाँ टाइम कितना 14 हो जाएगा, राइट। यहाँ टाइम 14 है, तो इसको क्या है, इससे क्रॉस कर देते हैं। टाइम 14 P1 को रन किया, तो यहाँ से इसका काम खत्म हो गया, टाइम 0 हो गया इसका, ठीक है, क्योंकि P1 रन हो चुका है, तो P1 काम यहाँ से खत्म हो चुका है, ठीक है। अब P1 तो खत्म हुआ, बट 14 टाइम पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। क्या काम हो रहा है, सबसे पहले ये P2 आ जाएगा यहाँ कंप्लीट करके, यहाँ से P3 कंप्लीट करके यहाँ से आ जाएगा, राइट, 14 यहाँ तक था। अब हम लोग के गेम में कौन कौन से आ चुके हैं, तो P1 भी कंप्लीट करके आ चुका है, अच्छा P2 भी, P3 भी, थोड़ा सा, हाँ, तो P2 क्या बोला था, हाँ P2 भी गेम में आ चुका है और यहाँ से P3 भी गेम में आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अब इसमें से रन कौन सी करनी है, तो यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7, तो सबसे पहले P2 रन करेंगे। अब P2 रन होगा कितने यूनिट टाइम के लिए, 1 यूनिट टाइम के लिए। अच्छा, यहाँ P1 वापस आईओ के लिए जाएगी, नहीं, क्यों, क्योंकि P1 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब सिर्फ P4 को आईओ के लिए जाना बाकी है, बाकी सबका आईओ कंप्लीट हो चुका है। अब P2 रन करेंगे कितना, 2 यूनिट टाइम के लिए, टाइम यूनिट 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ P2 भी रन होके 0 हो जाएगा, राइट, तो P2 का एक सेकेंड, हाँ 2 था, अब यहाँ से P इसको क्रॉस करके 0 कर दिया, इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब 16 यूनिट टाइम पे क्या है, P4 आए, क्यों, P3 और P4 बचा हुआ है ना, P2 का काम तो खत्म हो गया है। अब P3 P4 है, P3 का बस टाइम 7 है, P4 का बस टाइम 6 है, तो 6 वाले यानी P4 को रन करेंगे। P4 को कितना है, 6 यूनिट टाइम के लिए रन करेंगे, तो 6 इन 22 टाइम हो जाएगा, राइट। तो 22 टाइम तक P4 रन होगी, तो यहाँ से इसको 0 कर देंगे। अब इसको नहीं ध्यान दें क्योंकि P4 अब आईओ के लिए जाएगी। अब P4 अगर आईओ के लिए जा रही है, कितने यूनिट टाइम तक के लिए जाएगी, यहाँ P4 आईओ के लिए जा रही है, अभी टाइम के अंदर 22 हो रहा है, उसका आईओ टाइम 4 है, यानी कि ये 26 टाइम तक के लिए जाएगी, ठीक है, ये क्लियर है। तो अब P4 रन हो रहा है, P4 कंप्लीट हो, अब सिर्फ P3 बचा हुआ, तो P3 को ही रन करना पड़ेगा। तो P3 क्या 7 यूनिट टाइम तक, 7 यूनिट टाइम यानी 7 to 9 यानी 29 यूनिट टाइम से, 29 यहाँ मान लेते हैं आएगा करीब, ठीक है। P3 रन हो रहा है। अब इसी बीच क्या होगा, P4 वापस आ जाएगा आईओ से, तो P4 का आईओ भी क्या हो रहा है, कंप्लीट हो चुका है, ये क्लियर। और ये 7 से 0 हो चुका है, तो P3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब P4 बचा 1 यूनिट टाइम के लिए, तो यहाँ 29 तक P3 रन होगा, उसके बाद क्या होगा, P4 रन होगा 1 यूनिट टाइम के लिए और 30 यूनिट टाइम तक चलेगा, ठीक है। ये P4 का अभी कंप्लीट हो चुका है, तो इसको भी यहाँ से हटा देंगे, P4 भी कंप्लीट हो चुका है। ये था कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये था हम कैसे इसका गेन चार्ट बनता है, गेन चार्ट बन गया तो हम लोग काम क्या होगा, आधा हो गया। तो अब क्या है, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं जो हमसे पूछा गया है।
हम लोग से पूछा क्या गया है वो देखते हैं। तो मैं वापस से टेबल बना लेता हूँ, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेबल में अराइवल टाइम ये सब था ही, तो मैं वापस से लिख देता हूँ, या जो जो चाहिए वही लिखते हैं, कि फालतू में लिखना नहीं चाह रहा। कंप्लीशन टाइम हो गया, टर्न अराउंड टाइम बना लेते। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, राइट। अराइवल टाइम 0 0 है, तो यहाँ कंप्लीशन टाइम टर्न अराउंड टाइम सेम ही होगा। और क्या होता है? वेटिंग टाइम निकालना है ना, ठीक है। अच्छा, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम है, ये सीधी लाइन खींचते हैं ना। हाँ, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? जो टर्न अराउंड टाइम होता है, उसी में से हम लोग क्या करते हैं? बस टाइम को माइनस कर देते हैं। अच्छा, बस टाइम कौन सा लेंगे? यहाँ दो बस टाइम है ना, तो इसमें क्या होगा? दोनों का सम लेंगे, ठीक है। यानी सम ऑफ बस टाइम, सम ऑफ बस टाइम। अच्छा, सम क्यों लेंगे? क्योंकि एक प्रोसेस है, वो इस बस टाइम का भी यूज़ करें, इस बस टाइम में भी रन हो रही है, तो इसलिए दोनों का सम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये क्या होगा? रूलर, हाँ हटा दिया। एक सेकेंड, और तो हमारे पास ना 4 प्रोसेस थी ना, ठीक है। तो यहाँ पे 4 प्रोसेस, लेट से प्रोसेस कौन कौन सी है? हाँ, P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है, P4 प्रोसेस है। तो P1 प्रोसेस क्या था? 14, ऐसा टर्न अराउंड निकालना है। तो कंप्लीशन टाइम, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्रोसेस लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है, P4 प्रोसेस है। तो कंप्लीशन टाइम किसका किसका है? तो P4 का 30 है, और P3 का 29 है। P4 का क्या है? 30 है, 29 है। अब P2 P1 का देखना है ना, इधर आ जाए। P4 और P2 16 है और 14 है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 है और यहाँ 14 है। तो कंप्लीट अराइवल टाइम सबका 0 0 है, तो जो कंप्लीशन टाइम है वही क्या हो जाएगा? टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। तो यहाँ 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब वेटिंग टाइम, सम ऑफ बस टाइम निकालेंगे, तो इसमें से सम ऑफ बस टाइम निकालना है। तो बस टाइम कितना है? 2 था, और यहाँ 5 था। 7 7 माइनस करेंगे तो यहाँ 7 बचेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। एक तो कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? टर्न अराउंड टाइम, सम ऑफ बस टाइम, सम ऑफ बस टाइम क्या? 2 था, और यहाँ पे ओके ओके, सो सॉरी, माय बैड माय बैड। सम ऑफ बस टाइम ना, तो हम लोग इसको भी निकालेंगे ना, टर्न अराउंड टाइम में से सम ऑफ बस टाइम, यानी आईओ का भी माइनस करेंगे। सही सही, माय बैड। तो मैं क्या करता हूँ, लिख ही देता हूँ। तो 14 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे? सबसे पहले क्या था? 2 था ना, 2 5 5, तो यहाँ से 2 प्लस 5 प्लस 5 ये माइनस करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा ना, तो यहाँ से आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 16 में से क्या माइनस करना है? 4 प्लस 2 6, 6 5 11। तो यहाँ से 16 में से 11 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। यहाँ पे 5 बच रहा है। अब यहाँ 29 है, 29 में से क्या माइनस करेंगे? यहाँ पे 3 है, प्लस 9 12 है, 12 प्लस 7 19 है। तो 29 में से 19 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 10 बचेगा। अब यहाँ पे 30 है, तो 30 में से 6 4 10 और ये 11 माइनस करेंगे, तो 30 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ 19 बचेगा। अभी क्या, इसी को निकालना है, एवरेज निकालना है, सम इसी का एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? 14, जो हम लोग सीधे लिख रहे थे, एवरेज वेटिंग टाइम ये क्या हो जाएगा? 14, तो 14 कहाँ है? 2 है ना, 2 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, 1 2 3 4 नंबर ऑफ प्रोसेस, राइट। ये हो जाए। अब जो आंसर आएगा वो हम लोग क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। ओके, सो एक काम करते हैं, इस टॉपिक को या बोले आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। कल हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे इसी के ऊपर, और इसको करने के बाद फिर और क्वेश्चन करने फिर कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और कल फ्राइडे ना, कल फिर मिलते हैं सीएन के वीडियो में, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और सीएन हम लोग से एक साथ चला रहे हैं, तो बस यही था आज के वीडियो में। और सीएन में भी क्या हो रहा है, एरर कंट्रोल कंप्लीट ही होने वाला है हम लोग का, ठीक है। तो उसके बाद सीएन में करेंगे, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। तो ठीक है, बस यही है आज की वीडियो में, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।